और एक बड़ी खबर रामनगर से, जहां पर बाघ के हमले में 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। चोर पानी के पास घास लेने गई थी दोनों महिलाएं अस्पताल में भर्ती करवाई गई हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कॉर्बेट पार्क के बिजरानी रेंज का मामला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाघ ने हमला किया है रामनगर में और बाघ के हमले में 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। चोर पानी के पास ये दोनों महिलाएं घास लेने के लिए गई थी। इसी दौरान बाघ ने इन दोनों पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इनमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। रामनगर के कॉर्बेट पार्क के बिजरानी रेंज का ये मामला है। तो बाघ का आतंक यहां बरकरार है। 2 महिलाओं पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों महिलाओं को किसी तरह से वहां से अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है उनका। एक की हालत गंभीर बनी हुई है और इलाके के लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि आए दिन बाघ और गुलदार के हमले से ग्रामीण जख्मी होते हैं, उनकी जान जाती है। वन विभाग से बार बार गुजारिश की जाती है कि इनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। उसके बावजूद यहाँ पर बाघ और गुलदार का आतंक बरकरार है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और टिहरी से भी एक बड़ी खबर आ रही है। आदमखोर गुलदार ने यहाँ पर निवाला बनाया है। गुलदार ने 5 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाया है। बच्चे को किचन से उठा ले गया गुलदार। कुछ ही दूरी पर बच्चे का शव मिला है। नरेंद्र नगर के कसमोली गांव का मामला है। जिले में नहीं थम रहा है गुलदार के हमलों का मामला। 4 दिनों में गुलदार के हमले की तीसरी घटना है। 11 अक्टूबर को 7 साल के बच्चे को भी गुलदार ने अपना निवाला बनाया था। गांव वालों में अब दहशत का माहौल है। उधर सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। इसमें मंत्री मदन कौशिक, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री धन सिंह रावत, यशपाल आर्य के अलावा कोविड पॉजिटिव होने के बाद पहली बार घर से बाहर निकले मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद हैं। कैबिनेट में आज प्रमुख रूप से स्कूलों को खोलने को लेकर चर्चा हो रही है। मंत्री अरविंद पांडे सीएम को रिपोर्ट करेंगे। इससे पहले की गई एक्सरसाइज में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जिलाधिकारियों, अभिभावकों और प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की राय ले चुके हैं। आज उसी राय को वो सीएम के सामने इस बैठक में रख रहे हैं। जितने डीएम हैं इनके माध्यम से, विद्यालय शिक्षा के अधिकारियों के माध्यम से और प्राइवेट स्कूल के जो एसोसिएशन है, सबके विचार हमने कलेक्ट कर लिए हैं और निश्चित ही इसमें कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसकी चर्चा की जाएगी। और जो जन भावनाएं हैं अभिभावकों की, हमारे बच्चों के जीवन की सुरक्षा जिसमें है, उसी को महत्व दिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि जो बच्चों के लिए बेहतर होगा उसी दिशा में फैसला लिया जाएगा। अभिभावकों से और साथ ही स्कूल कॉलेज से बातचीत की गई है। उसके बाद रायशुमारी करने के बाद आज सीएम के सामने तमाम जानकारियां रखी जाएंगी और फिर कैबिनेट में जो भी फैसला लिया जाएगा, जो प्रस्ताव पास होगा, उसी के तहत स्कूल खोलने या फिर नहीं खोलने का फैसला लिया जाएगा। तो बेहद अहम बैठक इस वक्त चल रही है। सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है, कब तक खुल सकते हैं स्कूल? देखिए अमित, 11:30 बजे से ये मीटिंग शुरू हुई थी, अभी कंटिन्यूस है। मीटिंग में जाने से पहले शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से हमारी बातचीत हुई थी, क्योंकि आज मीटिंग का एक प्रमुख मुद्दा था कि उत्तराखंड में स्कूल खोले जाने को लेकर आज कैबिनेट कुछ फैसला ले सकती है। शिक्षा मंत्री का कहना था कि उन्होंने तमाम जो जिलाधिकारी हैं 13 जिलों के, उनसे डिस्कस किया, जो अभिभावक हैं उनसे डिस्कस किया, उनकी राय ली। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी भी राय इस दौरान ली गई है और आज कैबिनेट में शिक्षा मंत्री इसका प्रेजेंटेशन देंगे। वो मुख्यमंत्री को बताएंगे कि जो तमाम लोगों की राय है, जो अभी तक एक्सरसाइज शिक्षा विभाग ने की, उसके ये परिणाम है। उसके बाद कैबिनेट फैसला लेगी। लेकिन जो माना जा रहा है कि यूपी की तर्ज पर माध्यमिक क्लासेस को, चाहे वो क्लास 10 हो या क्लास 12 हो, उनको खोलने की इजाज़त आज कैबिनेट दे सकती है कि उनमें बच्चों को बुलाया जाए। इसके बाद बात आती है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की। उन पर कल अलग से एक बैठक उस पर हो सकती है। जो शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत कल कुलपतियों से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट का अमित
एक दूसरा जो और प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं, एक विकास प्राधिकरणों को लेकर है कि जो जिलों में जो तमाम जिला विकास प्राधिकरण बनाए हैं, लंबे समय से लोग उसके अंदर जो बाध्यताएं हैं उसको लेकर परेशान हैं और लोगों ने इसमें कहा था कि इसमें शिथिलीकरण किया जाए। विधायकों की एक कमेटी बैठी थी विधानसभा के निर्देश के बाद, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आज वो रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी जा सकती है और उसके बाद जो प्राधिकरण को लेकर है उसमें एक नई नियमावली भी जारी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जिन 9 महारथियों की टीम लेकर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा बीजेपी में शामिल हुए थे, अब राज्यसभा सीट के लिए समर्थन की बात आई तो उन्हीं में से कई महारथी बहुगुणा की दावेदारी से कन्नी काटने लगे हैं। इन्हीं में से एक बहुगुणा का हाथ थामे बीजेपी ज्वाइन करने वाले हरक सिंह रावत से बुधवार को जब बहुगुणा की राज्यसभा के लिए दावेदारी को लेकर पूछा गया तो हरक सिंह रावत ने कन्नी काट ली। हरक सिंह का यह कहना था कि फैसला हाईकमान को करना है, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। तो वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि फैसला जरूर हाईकमान को करना है, लेकिन जहां तक कैंडिडेट की बात है, बहुगुणा एक उपयुक्त कैंडिडेट है। पार्टी हाईकमान को निर्णय लेना है और हम सिर्फ एक कार्यकर्ता हैं और मैं सोचता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी बहुत अच्छा निर्णय लेगी। ये हाईकमान को तय करना है। चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं, राज्यसभा में कोई नई बात नहीं है। एक सीट खाली हो रही है, उसके चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है और सभी दावेदार हैं, हाईकमान निर्णय लेगी। इस बारे में दो राय नहीं है कि बहुगुणा की जहाँ तक आप बात करते हैं बहुत मजबूत कैंडिडेट है और कहने को राज्य के हितों में खेले लड़ाई लड़ने का काम भी करते हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन पलटन बाजार में पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। वहीं बाजार में प्रशासन का बुलडोजर चलने से व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। व्यापारी बीच सड़क पर बैठकर बहस करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की और प्रशासन की कार्रवाई जारी रखी। कुछ दुकानदार खुद से अपना अतिक्रमण हटाते हुए नजर आए। क्या हुआ जी? मैडम का हाथ पैर जोड़ते रह गए कि मत करो मत करो मत करो मत करो। 2-2.5 करोड़ रुपए मेरी मम्मी का कर्जा मेरे सिर के ऊपर है। दुकान बिकने को तैयार खड़ी है, व्यापारी को पैसे दिए नहीं जा रहे। ये पैसे घर से लेके आया हूँ, ये पैसे इसमें क्या जहर खाओ या क्या घर वालों को खिलाओ? क्या करूँ बताओ मैडम? ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पे जितने पूर्व में चिन्हित अतिक्रमण हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूरे अतिक्रमण नहीं हट जाते। अतिक्रमण हटाओ अभियान का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन पलटन बाजार में कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो दुकानें जिन लोगों ने भी अतिक्रमित की हुई थी उन सबको यहाँ पर प्रशासन ने ढहा दिया है। प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है। व्यापारियों ने यहाँ पर हंगामा हालांकि जरूर किया है, लेकिन प्रशासन की टीम का कोई यहाँ पर उस पर असर नहीं हुआ है और जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है वो लगातार निरंतर उसी तरीके से यहाँ पर की जा रही है। आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर कितने ढहाए गए हैं अतिक्रमण वो यहाँ पर पेश करना जरूरी है। और फिलहाल पलटन बाजार में व्यापारियों के हंगामे के बीच पुलिस और प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। 31 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे फॉरेस्ट के मौजूदा चीफ के बाद अगला चीफ कौन होगा, इसको लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने करीब करीब संकेत दे दिए हैं। विभाग में सीनियरिटी वाइज 4 अधिकारी इस पद के दावेदार हैं। पहली 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी रंजना काला हैं। दूसरे नंबर पर 1986 बैच के आईएफएस राजीव भरतरी हैं और 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी विनोद सिंघल और अनूप मलिक भी दावेदार हैं। वहीं वन मंत्री का कहना है कि सिर्फ सीनियरिटी ही नहीं बल्कि नए चीफ की तैनाती में बहुत सी चीजें देखनी होंगी। सरकार ने भी विचार नहीं किया है, पत्रावली मेरे पास आ गई है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके फिर इस पर निर्णय लेंगे हम समय से, क्योंकि 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे दोनों लोग। उससे पहले हम निर्णय ले लेंगे। पत्रावली मेरे पास आ चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री और मुझको निर्णय लेना है और हम जो भी निर्णय होगा प्रदेश के बेहतर हित में होगा। पुलिस लाइन देहरादून में सेमिनार हॉल को रेनोवेट करके एक बड़ा और हाईटेक ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से 1 करोड़ 86 लाख रुपए का बजट दिया गया है और ऑडिटोरियम बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में काफ़ी सहूलियत पुलिस को कार्यक्रम संचालन के दौरान मिलने वाली है। हम लोग चाह रहे थे कि पुलिस लाइन में एक अच्छा ऑडिटोरियम रहे, क्योंकि कई सारे हमारे फंक्शंस वहाँ पर होते हैं। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो हमारा स्टेट पुलिस है उसके लिए भी ऑडिटोरियम का काम करता है। तो उसके हिसाब से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की थी और बड़ा अच्छा उनका कॉपरेशन रहा
और 1,86 लाख रुपए 1.86 लाख रुपीज़ जो है वो रिलीज किए गए हैं इसमें, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर ऑडिटोरियम इसमें तैयार हो जाएगा। कभी अभिन्न मित्र रहा नेपाल अब पूरी तरीके से भारत विरोधी हो चुका है। आलम तो ये हो गया है कि चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनने के बाद उत्तराखंड से सटे बॉर्डर पर नेपाल की सक्रियता हर किसी को हैरान कर रही है। सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने भी भारत से लगे इस बॉर्डर में अपना सुरक्षा तंत्र खासा मजबूत कर लिया है। आप देख सकते हैं निचले इलाकों में यहाँ पर सड़क बनाई गई है और इसके ठीक ऊपर अगर उस चोटी में आप देखेंगे तो वहाँ पर ब्रह्मदेव से लेकर तिंकड़ तक 425 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। इस सड़क का काम पहले नेपाल की एक एजेंसी देख रही थी, लेकिन भारत के साथ जो सीमा विवाद गहराया उसके बाद इसका काम नेपाल की आर्मी देख रही है। ड्रैगन के इशारे पर नेपाल आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिससे साफ जाहिर होता है कि वो चीन का मोहरा बन चुका है। चाहे लिपुलेख रोड के उद्घाटन के बाद भारत पर कब्जे का आरोप हो या अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारत के गुंजी, नाबी और कूटी को अपना बताना हो। इसके साथ ही नेपाल उत्तराखंड से सटे बॉर्डर इलाकों में 275 किलोमीटर के बॉर्डर पर बीते 5 महीनों में 5 बॉर्डर आउटपोस्ट खोल चुका है। नेपाल ने पूरे उत्तराखंड बॉर्डर पे 15 जो है बीओपी बना दी हैं और 2 बीओपी बननी बाकी हैं। इसके अलावा जो उसका महाकाली कॉरिडोर है उसको भी जो बन नहीं पा रहा था धारचूला से ऊपर, उसको सेना को सौंप दिया है ताकि सेना उसको बना ले। यही नहीं, इस बॉर्डर को नेपाल हवाई सेवा से भी जोड़ रहा है। इसी हफ्ते बैतडी से धनगढ़ी के लिए नियमित उड़ान शुरू होनी है। अगर बात सड़कों की करें तो ब्रह्मदेव से तिंकर तक 425 किलोमीटर का महाकाली कॉरिडोर बन रहा है और इस कॉरिडोर को बनाने का जिम्मा अब नेपाली सेना के हवाले है। आमतौर पर शांत माने जाने वाले इस बॉर्डर पर नेपाल सरकार ने सशस्त्र सीमा प्रहरी बल की एक बटालियन और कंपनी भी तैनात कर दी है। हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और हमेशा विजिलेंट रहने की जरूरत होगी। बेसिकली एसएसबी है, आईटीबीपी है, हमारी सेना है, इवन लोकल लोग जो स्थानीय लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में नेपाल की जरूरत से ज्यादा सक्रियता साफ इशारा कर अब ठीक है। शुरू करें। आज माननीय मंत्री परिषद में टोटल 18 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें से एक में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, बाकी सब में चर्चा के उपरांत निर्णय लिए गए, जो मैं एक एक करके आपको बताने का तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो हमारा हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय है, उसका जो अधिनियम में एक संशोधन का प्रस्ताव था और वो संशोधन का प्रस्ताव था जो गढ़वाल हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम 2016, इसमें जो हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय जहां जहां शब्द आए हैं वहां अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय शब्द रखे जाएंगे। ठीक हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय। हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है जी? हाँ जी। बाकी इसमें एक महत्व, दूसरा, अपने राज्य में हमने जो मदिरा का व्यवसाय है उस पर प्रभावी नियंत्रण और पारदर्शिता रखने के लिए जो पूरी प्रणाली है उसको ट्रैक एंड ट्रेस
ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली राज्य में लागू किए जाने का निर्णय माननीय मंत्रिपरिषद ने लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली हेतु जो होलोग्राम की आपूर्ति है, जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नासिक, ये भारत सरकार के नासिक से हम इसका 3 साल तक का हमारा अनुबंध रहेगा। हम 3 साल तक वहां से इस पे करेंगे। इसमें SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL, ठीक हो गया। जो राज्य में मदिरा है, इस मदिरा की बिक्री के लिए हम लोग होलोग्राम की आपूर्ति करते हैं। होलोग्राम की आपूर्ति सामान्यतः जब होती है तो इसमें एक विशेष प्रकार का होलोग्राम बनता है, जिसमें हम जहाँ चाहें, जैसा यहाँ से कोई लेकर चला उसको रास्ते में कहाँ कहाँ पहुँचा है ये पूरा हम बैठे हुए देख सकते हैं। तो इसके लिए नासिक से हमने अनुबंध हमारा होगा 3 वर्ष के लिए, और उससे हम इस प्रणाली को प्रभावी रूप से राज्य में लागू करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को सुन रहे थे आप, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सरकार के प्रवक्ता भी हैं। आज कैबिनेट के मीटिंग में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं उस बारे में जानकारी दे रहे थे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।